देखिए, मैं डॉक्टर BL मीणा, पॉलिटिकल साइंस, SPCA GCA। कल हम चर्चा कर रहे थे MA फाइनल 6 पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में नॉन एलिजिमेंट एंड गुट निरपेक्षता संबंधी चर्चा कर रहे हैं। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए गुट निरपेक्षता की उपलब्धियाँ यानी उसके महत्व और उसकी आलोचनाओं पर डिस्कस करेंगे। देखिए, गुट निरपेक्षता के विवरण शिखर सम्मेलनों का हमने वर्णन किया। गुट निरपेक्षता के विभिन्न चरणों के बारे में हमने वर्णन किया और गुट निरपेक्ष जितने भी जो शिखर सम्मेलन है इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। अब इसका महत्व क्या निकला है? पहला है, गुट निरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्य, यानी कि जिस निर्गुट संगठन की स्थापना सितंबर 1961 में हुई थी और जिसको न तो संयुक्त राज्य अमेरिका और न ही सोवियत संघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी, उस गुट निरपेक्ष संगठन को अब वर्तमान समय में यानी कि जो 18 शिखर सम्मेलन से बाहर नहीं, पहले से ही दोनों गुटों द्वारा यानी सोवियत संघ और जो आजकल रूस रह गया और संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीबाजी राष्ट्र है, उन दोनों गुटों ने इसको मान्यता दी कि एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र विकासशील है, इनका एक संगठन है निर्गुट संगठन गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन। और वो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के माध्यम से ये जितने भी जो देश हैं वर्तमान समय में 120 देश हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के मंच के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषयों में जहाँ कहीं भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही उसका विरोध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यानी कि दोनों गुटों द्वारा गुट निरपेक्षता को मान्यता प्रदान की गई, चाहे साम्यवादी गुट हो चाहे पूंजीवादी गुट हो, इन दोनों ही गुटों ने गुट निरपेक्षता को मान्यता प्रदान। विश्व राजनीति में संघर्षों को टाला। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में चाहे अरब इजराइल संघर्ष हो, चाहे इथोपिया और सोमालिया संघर्ष हो, चाहे वियतनाम युद्ध हो, चाहे कांगो की समस्या हो, चाहे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की समस्या हो, चाहे भारत पाकिस्तान कश्मीर से संबंधित मुद्दे, इन गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो अनावश्यक तनाव हो रहे हैं देशों के बीच में, उनको हमेशा टालने का अगर काम किया है। ये शांति में विश्वास रखते हैं, एक दूसरे की स्वतंत्रता और एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। ये साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और पूंजीवाद का विरोध करते हैं। तो इन्होंने हमेशा से किसी भी एक गुट का समर्थन नहीं किया है। इनकी नीति तटस्थता की नीति। इन्होंने जो गलत है उसको, अरब इजराइल संघर्ष में इजराइल की गलती है तो उसको इन्होंने मुखर होकर उसकी आलोचना की है कि अरब राष्ट्रों पर जो इजराइल द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है नाजायज़ है। तो यानी कि गुट निरपेक्ष सदस्य उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में, अगर उत्तरी कोरिया मान लीजिए अगर दक्षिणी कोरिया का अमेरिका द्वारा समर्थन किया जा रहा है, यानी कि इन्होंने हमेशा से उस गलत चीज़ का समर्थन किया है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक टकराव की स्थिति को पैदा करती है। शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शीत युद्ध सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो टकराव की स्थिति 1945 से लेकर 1989 तक चली, उस स्थिति को इन्होंने हमेशा टालने का काम किया है। जहाँ कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व में क्यूबा संकट 22 अक्टूबर 1962 को जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने कि निक जो टापू तो और जो क्यूबा में जब सोवियत संघ ने अपने सैनिक अड्डे स्थापित, तो इन्होंने इस चीज़ की आलोचना की और उसमें महत्वपूर्ण गोरबाचेव को समझाने का भी काम किया है कि आप अपनी सेना को हटा लें वरना तीसरे विश्व युद्ध की संभावना हो सकती है। और जब कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की संभावना तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इन्होंने हमेशा पर्यावरण प्रदूषण की आलोचना की है। इन्होंने पृथ्वी के रक्षा कोष की स्थापना पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तनों पर बल दिया है कि रुपया और डॉलर की कीमत समान होनी चाहिए और ये जो विकासशील देशों पर जो विकसित देशों का जो कर्ज है, अनावश्यक कर्ज जो कर्ज के भार से दबे हैं, वो कर्ज मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार की हमेशा से ही शीत युद्ध को दितांत तनाव शैथिल्य की तरह, तनाव शैथिल्य यानी बराबर। जब अंतर्राष्ट्रीय विश्व में शीत युद्ध चल रहा था उस समय दोनों महानतम शक्तियों में जब भी कोई गुट भारी होता था, ये एक ऐसे कमज़ोर देश के पक्ष में खड़े हो जाते थे गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्र, जिससे कि संतुलन बन जाता था और युद्ध की संभावनाएं खत्म हो जाती। चाहे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का मामला, चाहे इथोपिया और सोमालिया का मामला, चाहे पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के संघर्ष की बात हो, चाहे भारत पाकिस्तान के संघर्ष की बात हो, कश्मीर समस्या संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में ये जो गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्र है, हर उस कमज़ोर, उस पिछड़े देश का समर्थन करने के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के मंच के माध्यम से, और जिसका बाद में समाधान भी हुआ, यानी उन युद्धों की समाप्ति हुई। चाहे वो जर्मनी का एकीकरण हो,
चाहे नामीबिया की स्वतंत्रता हो, चाहे रोडेशिया की स्वतंत्रता हो, चाहे अफगानिस्तान में सोवियत संघ द्वारा बार बार हस्तक्षेप किया जा रहा हो, तो ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान करने में इसको, तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय विश्व में एक तनाव शैथिल्य बराबर की स्थिति रहे, न कि एक पक्ष साम्यवादी या पूंजीवादी कहीं भी एक असंतुलन की स्थिति में नहीं। निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा, देखिए जितने गुटनिरपेक्ष सदस्य, जितने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन उनमें हमेशा निशस्त्रीकरण पर विशेष जोर दिया गया कि परमाणु संपन्न राष्ट्र, परमाणु विहीन राष्ट्र की या उनके मित्र राष्ट्र की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करेगा। इन्होंने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध समर्थन किया है, इन्होंने पृथ्वी के रक्षा कोष की स्थापना पर बल दिया है, इन्होंने हमेशा से उस व्यवस्था का समर्थन किया है जिसमें शांति स्थापित हो। ये कभी नहीं चाहते थे कि अणु परमाणु परीक्षण बमों का परीक्षण किया जाए, तो इन्होंने हमेशा से निशस्त्रीकरण जैसी और शस्त्र नियंत्रण की दिशा में, यानी शस्त्र जो एक होड़ लगा हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के बीच में, और किसी भी सैनिक संगठन का इन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, चाहे नाटो संधि हो, चाहे सीटो संधि हो, चाहे वार्सा पैक्ट हो, कोई भी संधि जो इन महानतम शक्तियों द्वारा की गई है, किसी भी सैनिक संधि का इन्होंने कभी कोई समर्थन नहीं किया है। इसलिए ये जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है, इसकी उपलब्धियां हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व में, इसके गुटनिरपेक्ष सदस्यों के दबाव के बावजूद विश्व में एक निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण दिशा में निश्चित रूप से प्रगति हुई। विश्व समाज के लिए उन्मुख, देखिए विश्व समाज क्या चाहता है? शांति और स्थापना, सहयोग और सामंजस्य, विकासशील। इनका संगठन क्यों बना है? इसलिए बना है कि जो गरीब राष्ट्र हैं, जो एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं, वो आपस में एक दूसरे राष्ट्र का सहयोग और विश्व में एक ऐसा माहौल तैयार हो जिससे शांति व्यवस्था स्थापित हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। ये किसी युद्ध का समर्थन नहीं करते। ये उत्तरी कोरिया हो, चाहे दक्षिणी कोरिया हो, चाहे इथियोपिया हो, सोमालिया हो, भारत पाकिस्तान हो, या अरब इजराइल संघर्ष हो, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व में किसी भी घटना का, किसी भी दो देशों के संघर्ष को हमेशा इनकी नीति टालने की रही है। ये उस संघर्ष को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे और विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रहती थी। अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रति ये अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए ये हमेशा उसके लिए विकास के प्रयत्न करें। विकास के लिए अगर महानतम शक्तियों द्वारा अगर कोई शर्तें रखी तो एक दूसरे का विकासशील राष्ट्र, जो इस संगठन में सम्मिलित राष्ट्र, वो एक दूसरे का सहयोग करें। ये हर 3 साल बाद में शिखर सम्मेलन के माध्यम से और प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के मंच के माध्यम से ये, और इनके विकास, इनकी मुख्य समस्याएं क्या थी? इनकी मुख्य समस्या थी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विश्व व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो, डॉलर रुपये की कीमत समान हो, और विकसित राष्ट्रों द्वारा जो विकासशील राष्ट्रों पर जो अनावश्यक कर्ज का भार लादा जा रहा है वो समाप्त होना चाहिए, और इसमें एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्रों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, कोई एक दूसरे का सहयोग करे और इन महान शक्तियों की चंगुल में फंसकर दोबारा से उपनिवेशवाद और साम्राज्य चपेट में ये नहीं आए। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा के सभी देश सदस्य होते हैं हमेशा दबाव डालते सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रों की संख्या बढ़ाई जाए, इसके लिए भी इन्होंने करते हैं। परंतु अपने मंच के माध्यम से, महासभा के मंच के माध्यम से ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व में हर उस सही चीज़ का समर्थन करते थे, शांति और व्यवस्था स्थापित करने में, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने में, पृथ्वी रक्षा कोष की स्थापना करने पर, तो जो अच्छे मुद्दे थे उन पर हमेशा इन्होंने अपनी राय व्यक्त की। और देखिए मुख्य बात यह है कि 120 राष्ट्र अगर किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान आकर्षित करेंगे तो निश्चित रूप से इन्हीं की बदौलत नामीबिया और रोडेशिया जैसे दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं वो स्वतंत्र हुए, उनको स्वतंत्रता। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग, ये जितने भी जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके मध्य एक आर्थिक सहयोग की बुनियाद रखने में इन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उसके लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किए हैं, परिश्रम किया है, और जिससे इन विकासशील राष्ट्रों के मध्य एक संगठन हुआ। और देखिए जब से स्वतंत्र हुए जितने भी एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका और गुटनिरपेक्ष सदस्य राष्ट्र, उन्होंने विकास किया है। यह अलग बात है कि इनकी मांग को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और इसी का परिणाम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व में इन देशों की आवाज़ को सुना जाता है।
ये चाहे सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं है, परंतु महासभा के माध्यम से हर उस घटना की आलोचना करने में, उस घटना को निष्पक्षता से प्रदर्शित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। ये जो विकसित और विकासशील राष्ट्रों की जो मुद्रा में जो असमानता है वो समाप्त होनी चाहिए और विश्व की सभी मुद्राओं को समान महत्व दें। डॉलर पाउंड की कीमत ज़्यादा है, अन्य देशों विकासशील राष्ट्रों की जो मुद्रा है उनका कोई महत्व नहीं है, इसलिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आज का टॉपिक है। कल फिर हम इसके आलोचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे।